हेलो बच्चों, आपका स्वागत है साइंस जीवी चैनल में। बच्चों, आज हम लेके आए हैं जो हमारी सीरीज़ चल रही है मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ का। ये पार्ट सेकंड है इंग्लिश मीडियम के वीडियोस की, और हिंदी मीडियम के वीडियोस के एक अलग वीडियो हम ले आएंगे। पार्ट 1 दोनों का अपलोड हो चुका है और काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स रहा आपका। और इसमें हम टोटल कोशिश करेंगे 5 पार्ट लाने की, और आपका रिस्पांस अच्छा रहा तो और भी पेपर्स लेके आएंगे। तो इन 5 में हम 20 जो एमसीक्यूज़ होते हैं आपके 20 क्वेश्चंस के, वो सभी को करेंगे। और टोटल आपके 100 क्वेश्चंस हम कंप्लीट कर लेंगे। और इन 100 क्वेश्चंस में प्रोबेबिलिटी रहेगी कि मोस्टली क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में आने वाले हों। तो स्टार्ट करते हैं आज। फटाफट वीडियो को लाइक कर दो। तो पहला क्वेश्चन है, when aqueous solution of potassium iodide and lead nitrate are mixed an insoluble substance separates out that chemical equation is। तो ये आपको पता है, जब हम पोटेशियम आयोडाइड और लेड नाइट्रेट को मिक्स करते हैं तो एक येलो कलर का प्रेसिपिटेट बनता है। ये हमने किया हुआ है रिएक्शन, और इसका अगर आप देखना चाहो ये रिएक्शंस तो शॉर्ट्स में भी दिया होगा। ये पूरा रिएक्शंस हमने किया हुआ है। तो उसमें क्या होता है कि जब हम पोटेशियम आयोडाइड मतलब KI को आप रिएक्ट करते हो लेड नाइट्रेट के साथ PbNO3 ट्वाइस के साथ, तो रिएक्शन क्या हो जाता है हमारा, पोटेशियम नाइट्रेट और आपका लेड आयोडाइड बन जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा। अब ये देखो, सब में सेम है, लेकिन लेड नाइट्रेट का सही फार्मूला है PbNO3 ट्वाइस। तो ये है हमारा आंसर। अब इसमें भी ये है, तो ये दोनों तो आप पहले कट कर दो। अब बैलेंस देख लो कहाँ है। तो अगर आप यहाँ देखो, यहाँ I2 है, यहाँ 2I होना चाहिए। तो ये हमारा बैलेंस हो गया। तो ये सही आंसर हो जाएगा हमारा। तो और ये जो बनता है PbI2 येलो कलर का प्रेसिपिटेट बनता है, ये आपको पता होना चाहिए। ये एक प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में भी आपका आ जाएगा, और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में भी ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नेक्स्ट है, व्हेन सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट आपको पता है, जो हम बेकिंग सोडा इस्तेमाल करते हैं NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को ही सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं। और जब इसको रिएक्ट करते हैं HCl के साथ, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, तो कौन सी गैस इवॉल्व होती है। तो आपको पता है, जब भी सोडियम बाइकार्बोनेट को एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिएक्ट करती है। और ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो रिलीज़ होती है, और ये क्या होती है, एक फायर एक्सटिंग्विशिंग गैस। तो अब देखें ज़रा हम, और ये रिएक्शन भी हमने किया हुआ है अपने शॉर्ट्स में, अगर आप देखना चाहो तो उसमें ये रिएक्शन भी हमने किया हुआ है। तो कौन सी गैस निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड। और हाइड्रोजन तो नहीं निकलेगी, ये दोनों तो वैसे कैंसिल हो जाएगा। अब कार्बन डाइऑक्साइड में क्या कहा गया है कि इट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की और इट ब्लोज ऑफ ए बर्निंग मैच स्टिक विद अ पॉप साउंड। तो पॉप साउंड तो हाइड्रोजन में आता है, तो ये गलत हो जाएगा। इसका सही सिर्फ आ जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, इट टर्न्स वाटर मिल्की। और ये लाइम वाटर का क्या होता है फार्मूला, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और जब इसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड का रिएक्शन कराते हैं तो बन जाता है हमारा कैल्शियम कार्बोनेट, जो कि वाइट कलर का प्रेसिपिटेट होता है, और इसी के कारण ये मिल्की टर्न्स हो जाता है। तो ये भी काफ़ी बार आ जाता है, और इसी कारण से हमारे वॉल्स जो हैं वो शाइन करते हैं आफ्टर वाइट वॉशिंग। क्लियर। नेक्स्ट है, एसिड प्रेजेंट इन टोमेटो इज। तो टोमेटो के अंदर कौन सा एसिड होता है, तो T से टोमेटो, लेकिन यहाँ पे कौन सा है, तो आपको पता है टोमेटो में होता है ऑक्जेलिक एसिड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑक्जेलिक एसिड। लैक्टिक एसिड किस में होता है, तो ये होता है आपका कर्ड में। एसिटिक एसिड ये आपका प्रेजेंट होता है विनेगर में। और मिथेनोइक एसिड ये आपके नेटल प्लांट या फिर जो आपके बी स्टिंग उसमें प्रेजेंट होता है। तो ये आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन आता है आपका एसिड और बेस से एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ये आपको कंप्लीट पता होना चाहिए। नेक्स्ट 4th क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कहा गया है, अ मेटल रिबन X बर्न्स इन ऑक्सीजन विद अ डेजलिंग वाइट फ्लेम। आपको पता है रिबन वाला हम हमेशा एक मैग्नीशियम रिबन वाला भी करते हैं। ये क्वेश्चन भी हमने अपने शॉर्ट्स वीडियो में आप देखोगे तो एक्सपेरिमेंट्स वाले में किया हुआ है ये। तो एक मेटल रिबन या मैग्नीशियम रिबन को जब हम जलाते हैं तो डेजलिंग वाइट फ्लेम आता है, और एक वाइट कलर का ऐश आता है Y। तो आपको पता है ये वाइट कलर का ऐश मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गया, और ये आपका मैग्नीशियम हो गया। और XY और टाइप ऑफ रिएक्शन, तो X हो गया आपका मैग्नीशियम, Y हो गया मैग्नीशियम ऑक्साइड, और टाइप ऑफ रिएक्शन इट इज़ अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो ऑप्शन नंबर B हमारा सही हो गया। 3rd है,
फिफ्थ है द नेम ऑफ सॉल्ट यूज टू रिमूव परमानेंट हार्डनेस। तो परमानेंट हार्डनेस के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, तो हम यूज़ करते हैं वॉशिंग सोडा का, और वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, तो Na2CO3.10H2, तो इसका सही आंसर ये हो जाएगा। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट किसका फॉर्मूला होता है, तो ये हो जाता है आपका POP का, ये आप ध्यान रखना, ये POP का फॉर्मूला होता है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट अभी हमने पढ़ा है, ये बेकिंग सोडा का फॉर्मूला होता है। तो इस तरह से जब भी रिवाइज करो, ऑप्शंस में जो बाकी ऑप्शंस दिए हैं करेक्ट ऑप्शंस के अलावा, उसको भी एक बार एनालाइज ज़रूर करो कि वो किससे रिलेटेड है, तो चीज़ें आपकी रिवाइज होती रहती है। नेक्स्ट है द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरीन मॉलिक्यूल। तो आपको पता है क्लोरीन सिंगल बॉन्ड बनाता है, तो सिंगल इलेक्ट्रॉन शेयरिंग अगर देखो किस में है, तो इसमें डबल इलेक्ट्रॉन्स है, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन्स है, इसमें डबल है, तो एक रोलता यही ऑप्शन सही बैठता है हमारा। तो इस तरह से 8 इलेक्ट्रॉन्स इस क्लोरीन के, 8 इलेक्ट्रॉन्स इस क्लोरीन के कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट है सोडियम हाइड्रोक्साइड इज टर्म्ड एन एल्कली वाइल फेरिक हाइड्रोक्साइड इज नॉट। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड एक एल्कली है, फेरिक हाइड्रोक्साइड नहीं है। क्यों? क्योंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो आपको पता है जो एल्कली हम किसे कहते हैं, जो वाटर में सॉल्युबल है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्युबल होगा, फेरिक हाइड्रोक्साइड नहीं। तो ये ऑप्शन देखें तो पहला तो ये नहीं दिया हुआ है। दूसरा नेक्स्ट है सोडियम हाइड्रोक्साइड इज बेस विच इज सॉल्युबल इन वाटर एंड फेरिक हाइड्रोक्साइड बट इट इज इनसॉल्युबल इन वाटर। तो यही हमारा सही आंसर हो रहा, ठीक है, कि जो बेस वाटर में सॉल्युबल है उन्हें हम कहते हैं एल्कली। दैट्स वाई ऑल एल्कली आर बेसिस बट नॉट ऑल बेसिस आर एल्कली। ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार आता है। तो फेरिक हाइड्रोक्साइड एक ऐसा एग्जाम्पल है बेस का जो कि वाटर में सॉल्युबल नहीं होता, लेकिन सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो वाटर में सॉल्युबल होता है और ये एक एल्कली कहलाता है। सो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी एक एल्कली होता है। जो स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं ना वो एल्कली ही होते हैं। नेक्स्ट है ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। तो ये तो क्वेश्चन हमने पिछली अपने वीडियो में भी किया था। ये क्वेश्चन काफ़ी बार आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो MCQs में आते हैं। तो ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा इज ड्यू टू, तो किसकी वजह से होता है, ये हमने पढ़ा था, मूवमेंट ऑफ वाटर इन एंड आउट ऑफ द गार्ड सेल। तो इसी की वजह से ये ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा कंट्रोल होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा B। नेक्स्ट 9th है वाटर इन रूट्स एंटर ड्यू टू। तो वाटर क्यों एंटर करता है और कैसे एंटर करता है, तो रूट के थ्रू एंटर करता है, लेकिन क्यों, तो जो डिफरेंस इन कंसंट्रेशन ऑफ आयंस बिटवीन रूट एंड सॉइल, एक्सेस वाटर, डिफ्यूजन ऑफ वाटर इन रूट्स और द फंक्शन ऑफ रूट टू एब्जॉर्ब वाटर। तो क्यों एंटर करता है, क्वेश्चन पूछा है कि वाई, तो ये कंसंट्रेशन ऑफ आयंस के बीच में, जो रूट्स और जो सॉइल है उनके बीच में जो कंसंट्रेशन ऑफ आयंस का डिफरेंस के कारण ऑस्मोसिस होता है। ऑस्मोसिस के थ्रू जो वाटर है वो रूट्स के थ्रू एब्जॉर्ब हो जाता है। तो ये क्वेश्चन आता है काफ़ी बार। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज करेक्ट। DNA हैज़ कंप्लीट इंफॉर्मेशन फ्रॉम ए पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स। DNA is the molecule responsible for inheritance of characters from parents to offspring. Next है change in information will produce a different protein or characteristics will remain the same even if the protein changes. तो इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट कौन है, तो DNA is the molecule responsible for inheritance of characters from parents to offspring। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये। नेक्स्ट है sensory nerve of a reflex arc carries information from receptor cell to। जो सेंसरी नर्व्स है वो रिफ्लेक्स आर्क में इंफॉर्मेशन कैरी करके कहाँ पर पहुँचाते हैं, तो इसमें आपको पता है रिफ्लेक्स आर्क काफ़ी बार आ जाता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपको और आता ही आता है। इसमें सबसे पहले आपका जो स्टिमुलाई है, जैसे कोई हॉट या कोल्ड आपने अचानक से टच किया, ये सिंगल एल आएगा सॉरी, तो ये आपका स्टिमुलाई है। स्टिमुलाई से जो रिसेप्टर है वहाँ कौन से रिसेप्टर्स होते हैं, ये सेंसरी नर्व्स, ये रिसेप्टर सेल्स जो हैं वो सेंसरी नर्व्स के थ्रू कहाँ जाता है, यहाँ पे रिसेप्टर सेल्स जो हमारे स्किन में कौन से स्किन रिसेप्टर्स लगे होते हैं, हीट और कोल्ड रिसेप्टर्स, और ये कहाँ पहुँचाते हैं, ये पहुँचाते हैं इन्फॉर्मेशन कहाँ तक, स्पाइनल कॉर्ड तक, और फिर स्पाइनल कॉर्ड से इफेक्टर के पास जाता है मोटर न्यूरॉन, और मोटर न्यूरॉन से फिर आपका इफेक्टर ऑर्गन तक। तो इसमें जो इन्फॉर्मेशन रिसेप्टर सेल्स से सेंसरी नर्व तक कहाँ तक पहुँचता है, तो ये स्पाइनल कॉर्ड तक। तो इसका सही आंसर है स्पाइनल कॉर्ड।
नेक्स्ट है अ क्रॉस बिटवीन अ पी प्लांट विद वाइट फ्लावर अ पी प्लांट विद वायलेट फ्लावर रिजल्ट इन एफ2 प्रोजनी इन विच रेशियो ऑफ वायलेट एंड वाइट फ्लावर। तो अब आपको पता है जो वायलेट फ्लावर्स है वो डोमिनेंट कैरेक्टर्स होते हैं, वाइट फ्लावर्स जो है वो रिसेसिव कैरेक्टर्स होते हैं। तो रिसेसिव और डोमिनेंट के बीच में जब आप क्रॉस करोगे तो F2 प्रोजनी में आपको पता है एक ही रेशियो आता है 3:1 का, लेकिन ये डोमिनेंट 3 होता है और रिसेसिव 1 होता है। तो अगर आपको वॉयलेट और वाइट का पूछा है, हाँ, तो वॉयलेट और वाइट का क्या हो जाएगा 3:1। यही अगर आपसे वाइट और वॉयलेट का पूछता तो 1:3 हो जाता है। ये क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, आपको पूछा क्या है, यहाँ वॉयलेट और वाइट का पूछा है तो डोमिनेंट और रिसेसिव है तो इसलिए 3:1 है। बहुत बार क्वेश्चन कंफ्यूज करने के लिए आपको वाइट पहले देता है वॉयलेट बाद में देता है, तो उसमें ऑप्शन 1:3 हो जाता है, लेकिन यहाँ 3:1 ही होगा। नेक्स्ट है द करेक्ट पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ द फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय अ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। तो सर्कुलर लूप में क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा, अब ऐसे क्वेश्चंस में देखो जब भी आप आए तो इसमें पता है आपको ये तो होगा नहीं, ये इस तरीके का नहीं होता है, ठीक है। अब इन तीनों में से एक होगा, अब इन तीनों में से जब एक होगा तो कौन सा होगा, तो ये हमको पता है ये साउथ टू नॉर्थ होता है। तो साउथ टू नॉर्थ इसमें है, इसमें है, इसमें है, तो ये तो सेम है, लेकिन ये भी हमको पता है जिस डायरेक्शन में ये होता है इसी डायरेक्शन में ये भी होता है। तो ये वाला ऑप्शन तो यहाँ कट गया, अब बचा ये ऑप्शन और ये ऑप्शन, लेकिन इसके जो टर्मिनल्स है वहाँ पर भी ये शो होता है, तो इसलिए ये वाला ऑप्शन भी नहीं होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी। तो ये आपको इस तरह का डायग्राम देखो, इसका डायग्राम एक आपके सोलेनॉइड का और बार मैग्नेट का, बार मैग्नेट का भी अगर हम देखें तो इनसाइड जो है वो साउथ टू नॉर्थ जाता है और आउटसाइड जो है वो नॉर्थ टू साउथ। आउटसाइड इस तरफ से इस तरफ जाएगा और इनसाइड साउथ टू नॉर्थ जाता है। ये चाहे बार मैग्नेट हो चाहे आपका सोलेनॉइड इस तरीके का हो, उसमें भी यही डायग्राम होता है। अगर इन तीनों में से एक आता ही है आपका तो ये ध्यान रखना, यहाँ साउथ और नॉर्थ, तो इनसाइड जो है वो साउथ टू नॉर्थ और आउटसाइड जो है वो नॉर्थ टू साउथ जाता है मैग्नेटिक फील्ड। और सर्कुलर लूप का डायग्राम ये होता है। तीनों डायग्राम में से एक ना एक आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा, इसको अच्छे से कर लेना है आपको। नेक्स्ट है 2 LED bulbs of 12 watt and 6 watt are connected in series. If the current of a bulb through 12 watt is 0.06 ampere, the current through 6 watt will be। अब देखो इस क्वेश्चन में अगर आप सॉल्व करने जाओगे तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको लगेगा सॉल्व करने ज़्यादा टाइम, लेकिन यहाँ पर आपका लॉजिक का इस्तेमाल करना है। क्या कहा गया है देखो, सीरीज़ में कनेक्टेड है, तो आपको पता है सीरीज़ में अगर कनेक्टेड है तो जो वोल्टेज है वो डिफरेंट होता है और आई जो है वो सेम रहता है, ठीक है। और जिस इसका अपोजिट अगर पैरेलल में कनेक्ट हो तो वी सेम रहता है और आई डिफरेंट रहता है, ठीक है। तो अब अगर हम यहाँ देखें इस केस में कहा गया है आपको कि एलईडी बल्ब जो है वो सीरीज़ में कनेक्टेड है। तो सीरीज़ में कनेक्ट है तो डिफरेंस किस में आएगा, वो डिफरेंस आएगा वोल्टेज में। रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग जो डिफरेंस आएगा वो वोल्टेज में डिफरेंस आएगा, ये पोटेंशियल डिफरेंस में डिफरेंस आएगा। करंट जो है वो सेम रहेगा, तो करंट 12 वोल्ट के वोल्ट्स के थ्रू भी 0.06 एम्पियर होगा और 6 वॉट के थ्रू भी आंसर कितना हो जाएगा 0.06 एम्पियर। यहाँ आपको ज़्यादा सॉल्व नहीं करना था। इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे जहाँ आप अपना टाइम वेस्ट करोगे कि 12 बल्ब का वॉट है, पहले आप पोटेंशियल डिफरेंस निकालोगे फिर इसका पोटेंशियल डिफरेंस से डिवाइड करोगे तो भी आंसर वही आएगा। लेकिन यहाँ थोड़ा सा लॉजिक लगा और ये आपको याद रहना चाहिए, सीरीज़ में वी डिफरेंट आई सेम, करंट और पैरेलल में वी सेम आई डिफरेंट, तो उसके अकॉर्डिंग आप अपना आंसर निकाल सकते हो। नेक्स्ट है इसमें दूसरा तरीका क्या है, आप आंसर निकालने के लिए क्या कर सकते हो, V = IR। तो अब इसमें आपको पावर दिया हुआ है, VI की वैल्यू दी है, उससे आप कंपेयर करके निकाल सकते हो, बहुत लंबा फार्मूला हो जाएगा, तो इसलिए इस ट्रिक का इस्तेमाल करना है आपको। नेक्स्ट है एन अल्फा पार्टिकल्स एंटर्स अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एज शोन। जो एक अल्फा पार्टिकल है वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है। तो डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ अल्फा पार्टिकल, तो डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ अल्फा पार्टिकल क्या होगा, अगर मैग्नेटिक फील्ड इट साइड है और अल्फा पार्टिकल अपर साइड में जा रहा है, तो ये हमने पढ़ा था आपका जो मैग्नेटिक फील्ड वाला जो लॉ था, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड लॉ। तो इसमें आपको पूछा है कि डायरेक्शन ऑफ मोशन, तो अब
ऐसे क्वेश्चंस में आपको पता है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल का हम इस्तेमाल करते हैं। और अल्फ़ा पार्टिकल क्या होता है, पॉजिटिव पार्टिकल आपको पता है, +2 चार्ज होता है इसके ऊपर। तो पॉजिटिव पार्टिकल्स का जिस डायरेक्शन में मूवमेंट है उसी डायरेक्शन में आई का मूवमेंट होता है। तो आपका जो करंट का मूवमेंट है ये इस डायरेक्शन में है, मैग्नेटिक फील्ड का मूवमेंट इस डायरेक्शन में है। तो अगर आप देखो जो हम लेफ़्ट हैंड रूल पढ़ते हैं उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, ये अगर आपका मैग्नेटिक फील्ड है, जो आपका इंडेक्स फिंगर है वो मैग्नेटिक फील्ड है, थंब आपका दिखाता है फोर्स या मोशन जिसे हम कहते हैं, और करंट जो है वो आपका इस साइड होता है। अब अगर आप देखो इसको इस तरीके से, ये वाले को अगर आपको इधर लाना है, ये 90 डिग्री इधर गया, ये ऊपर की तरफ गया, तो ये कहाँ आ जाएगा, ये बाहर की तरफ आ जाएगा, तो ये आउट ऑफ द पेज हो जाएगा। अपने लेफ़्ट हैंड से कर सकते हो, लेफ़्ट हैंड को इस तरफ से करो ताकि जो मैग्नेटिक फील्ड वाला है वो इस साइड आ जाए और अपर साइड आए आपका करंट, तो ऑटोमेटिकली आप देखोगे मोशन जो है वो आउट ऑफ द पेज की तरफ आएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आउट ऑफ द पेज। अगला है द रेजिस्टेंस ऑफ ए रजिस्टर इज़ रिड्यूस टू हाफ ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू। तो जो आर है और ये और आर डैश की जो वैल्यू है, जो नई वैल्यू है वो कितनी हो गई है, r/2। इनिशियल वैल्यू आर थी, उसकी हाफ हो गई है। तो अगर बाकी पैरामीटर्स जो हैं वो चेंज ना किए जाए, अनऑल्टर्ड का मतलब चेंज ना किए जाए, देन द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड इन द रजिस्टर विल बी। अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड आपको पता है क्या होता है, H = I² RT। अब यहाँ पर बाकी पैरामीटर सेम रखे जाएं, आर की वैल्यू चेंज की गई है। तो आर पहले था, आर नया आर जो है उसका हाफ कर दिया गया है, तो जो H डैश है वो भी क्या हो जाएगा, जो पहले हीट प्रोड्यूस हो रहा था उसका हाफ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हाफ। नेक्स्ट, अब ये असर्शन रीजनिंग वाले क्वेश्चन है, इसमें आपको पता है कि पहले दोनों सही है तो ए, और करेक्ट एक्सप्लेनेशन है तो ए, दोनों सही करेक्ट एक्सप्लेनेशन बी, अगर पहला सही है और दूसरा गलत है तो सी, और अगर पहला गलत है तो डी। तो पहला क्वेश्चन है, इन ह्यूमंस इफ जीन बी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लैक आइज एंड जीन स्मॉल बी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्राउन आइज, देन द कलर ऑफ द आइज ऑफ द प्रोजनी हैविंग जीन कॉम्बिनेशन B, स्मॉल बी और कैपिटल बी विल बी द ब्लैक ओनली। तो ये आपका गलत है, ये तो है, ये तो ब्लैक होगा, इस केस में ब्लैक होगा, बट इस केस में क्या हो जाएगा, ब्राउन हो जाएगा। तो ये तो आपका फॉल्स हो गया। और पहला देखो, पहला फॉल्स हो जाए तो सिंपल डी ऑप्शन आ जाता है, उसमें आपको नेक्स्ट पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है द रिएक्शन ऑफ क्विक लाइम, हालांकि इसमें द ब्लैक कलर ऑफ द आईज ए डोमिनेंट ट्रेट, ये ट्रू है, तो ऑटोमेटिकली हमारा ये डी आंसर हो जाएगा, क्योंकि दोनों फॉल्स का कोई ऑप्शन ही नहीं दिया, पहला फॉल्स कंफर्म है तो डी ऑप्शन। नेक्स्ट है रिएक्शन ऑफ क्विक लाइम विद वाटर इज़ एन एक्सोथर्मिक। आपको पता है क्विक लाइम जो CaO है, इसका अगर वाटर के साथ ट्रीट कराते हैं तो ये क्या बन जाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसे हम कहते हैं स्लेक्ड लाइम, और इसमें से हीट भी निकलती है, तो बिल्कुल ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, तो ये हमारा ट्रू है। नेक्स्ट है क्विक लाइम रिएक्ट्स विगरसली विथ वाटर रिलीजिंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, तो ये भी बिल्कुल सही है, दोनों करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है 19th, द करंट कैरिंग स्टेट कंडक्टर एक्सपीरियंस अ फोर्स व्हेन प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो ये बिल्कुल सही है लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंग, कि जब परपेंडिकुलर तीनों रहता है तो वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है, और जब परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड में रखता है। और द नेट चार्ज ऑन द करंट कैरिंग कंडक्टर इज ऑलवेज 0, ये भी सही है, पर ये दोनों का एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है द इनर वॉल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन है फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड विलाई विच आर रिच इन ब्लड, ये भी सही है। और विलाई का काम क्या होता है, इट हैज़ अ लार्ज सरफेस एरिया टू हेल्प द स्मॉल इंटेस्टाइन इन कंप्लीटिंग द डाइजेशन ऑफ फूड। ये डाइजेशन ऑफ फूड या एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड होता है, तो ये गलत हो गया, डाइजेशन ऑफ फूड नहीं होगा, तो इसका ये सही है और ये गलत है, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो इस तरीके से हमने जो 20 क्वेश्चंस थे इसका सेकंड सेट कंप्लीट कर लिया है। इसमें से आपका बताना आपके कितने सही है, और इसकी प्रैक्टिस आप अच्छे से कर लो। और इसी तरह के और भी वीडियोज़ अगर आप चाहो तो इसके लिए हम और भी वीडियोज़ लेके आएंगे, और इससे थोड़ा कॉन्फिडेंस आपको मिल रहा होगा कि किस तरह के क्वेश्चंस आपके आएंगे एग्ज़ाम में, और कैसे आपके क्वेश्चंस और आप
डीपली पूछ सकते हैं और प्रैक्टिस आप कर सकते हो। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और अपने दोस्तों तक ज़रूर इसको शेयर कर देना। अच्छा, इस वीडियो को अगर आपको इसको PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल है हमारा साइंस जीवी, उसका मैं लिंक इस पे दे दूंगा, उस पे आपको मिल जाएगा। आप कमेंट ज़रूर करना अगर आपको नहीं मिला तो मैं टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूंगा साइंस जीवी का, और उस पर आपको इस वीडियो की PDF मिल जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग साइंस जीवी।